इतने महान स्वर्णिम पुरुषों को हम कैसे भूल सकते हैं? और हम इन चीजों को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है देश आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, देश आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, महिलाओं के सशक्तिकरण भी हमारे लिए प्राथमिकता है। भारत जैसा देश, 50% आबादी, हमारी विकास यात्रा के जो सबका प्रयास का विषय है, उस सबके प्रयास में सबसे बड़ी भागीदार हमारी माताएं बहनें हैं। देश की 50% जनसंख्या, और इसलिए भारत क्या समाज की विशेषता है, अपनी परंपराओं में सुधार करता है, बदलाव भी करता है। ये एक जीवंत समाज है। हर युग में ऐसे महापुरुष निकलते हैं जो हमारी बुराइयों को से समाज को मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और आज हम जानते हैं महिलाओं के संबंध में भी भारत में कोई आज चिंतन हो रहा नहीं, पहले से हमारे यहाँ चिंतन हो रहा है। उनके सशक्तिकरण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर हमने मैटरनिटी लीव्स बढ़ाई है तो एक प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार के सशक्तिकरण का हमारा प्रयास है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका परिणाम है कि जेंडर रेशियो में जो हमारे यहाँ असंतुलन था, उसमें काफी अच्छी स्थिति में हम पहुंच गए। और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें आज हमारे कुछ स्थानों पर तो हमारे यहाँ पुरुषों से माताओं बहनों की संख्या बढ़ रही है। ये बड़े एक आनंद का विषय है, गौरव का विषय है। जो बुरे दिन हमने देखे तो उसमें हम बाहर आए हैं और इसलिए हमने प्रयास करना चाहिए। आज एनसीसी में हमारी बेटियां हैं, सेना में हमारी बेटियां हैं, वायुसेना में बेटियां हैं, हमारी नौसेना में हमारी बेटियां हैं। 3 तलाक की कुप्रथा को हमने खत्म किया और मैं जहां जाता हूं मुझे इन माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि 3 तलाक की प्रथा जब खत्म होती है तब सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है ऐसा नहीं है, उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है, जिसकी बहन 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है। इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है, ये सिर्फ कोई महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ ऐसा नहीं है। ये मुसलमान पुरुष के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि वो भी किसी बेटी का बाप है, वो भी किसी बेटी का भाई है, और इसलिए ये उसका भी भला करता है, उसको भी सुरक्षा देता है। और इसलिए कुछ कारणों से लोग बोल पाए न बोल पाए, लेकिन इस बात से सब लोग एक गौरव का आनंद को भरते हैं। कश्मीर में हमने 370 धारा को जो हटाया, वहां की माताओं बहनों को एम्पावर किया है, उनको जो अधिकार नहीं तो अधिकार हमने दिलवाए हैं, और उस अधिकारों के कारण आज उनकी ताकत बढ़ी। आज शादी की उम्र में क्या कारण है आज के युग में मेल और फीमेल के बीच में अंतर होना चाहिए? क्या जरूरत है? बेटा बेटी एक समान है तो हर जगह पे होना चाहिए, और इसलिए बेटे बेटी की शादी की उम्र समान हो, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ ही समय में ये सदन भी उसके विषय में सही निर्णय कर करके हमारी माताओं बहनों के कल्याण के लिए काम करेगा। आदरणीय सभापति जी, यह वर्ष गोवा के 60 वर्ष का एक महत्वपूर्ण कालखंड का वर्ष है। गोवा मुक्ति को 60 साल हुए। मैं आज जरा उस चित्र को कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र जहां भी होंगे जरूर सुनते होंगे, गोवा के लोग जरूर आज सुनते होंगे मेरी बात को। अगर सरदार साहब जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ, और उस समय के 60 साल पहले के अखबार, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था, पंडित नेहरू को।
दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो। और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान न हो। और इसलिए जब वहां सत्याग्रहियों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा। सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है, और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया, और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी। ये हाल पैदा किए थे। नेहरू जी ने 15 अगस्त 1955 को पंडित नेहरू ने लाल किले से जो कहा था, मैं जरा कोट करना चाहता हूं। अच्छा होता कांग्रेस के मित्र यहां होते तो नेहरू जी का नाम सुनकर के कम से कम उनका दिन बहुत अच्छा जाता, और इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं बार बार नेहरू जी को भी याद करता हूं। नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को। ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ कांग्रेस के नेता के बयान है। पंडित नेहरू जी ने आगे कहा था, जो लोग वहां जा रहे हैं, लिमेज जी, लोहिया जी समेत सब लोग वहां सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, देश के सत्याग्रही जा रहे थे। हमारे जगन्नाथ राव जोशी कर्नाटक केसरी, उनके नेतृत्व में सत्याग्रह हो रहा था। जो पंडित नेहरू जी ने क्या कहा, जो लोग वहां जा रहे हैं उनको वहां जाना मुबारक हो। देखिए मजाक देखिए, देश के अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले मेरे ही देशवासियों के लिए क्या भाषा, कितना अहंकार है। वो लोग वहां जा रहे हैं, उनको वहां जाना मुबारक हो, लेकिन ये भी याद रखें कि अपने को सत्याग्रही कहते हैं तो सत्याग्रह के उसूल, सिद्धांत और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रह की पीछे फौजें नहीं चलती और ना ही फौजों की पुकार होती है। असहाय छोड़ दिया गया मेरे देश के नागरिकों को। ये गोवा के साथ किया।